हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे 23 जुलाई 2022 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के साथ में ही जो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन होता है, उस बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करने और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे द्वारा जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाई जाती है, उस प्रिपरेशन के साथ में जो रेगुलरली वीडियोस हैं वो अपलोड होते रहते हैं। तो जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और उस वीडियो का आप जो है देख पाएंगे। तो इसीलिए जो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है वो श्रीलंका को लेकर निकल के आ रही है। श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण कर लिया है। अब नए प्रधानमंत्री यहाँ पर देश को चलाएंगे। इससे पहले जो रेनिल विक्रमासिंघे थे वो उन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद को संभालने के लिए जो दिनेश गुणवर्धने हैं उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो इस प्रकार से देश की जो आर्थिक स्थिति है और देश की जो इंटरनल जो वहाँ पर स्थिति अभी चल रही है उस स्थिति को संभालने के लिए इन दोनों को ही जो यहाँ पर पोजीशन होल्डर हैं, इन दोनों को काफ़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। काफ़ी सारी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले 3 महीनों में तीन जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर श्रीलंका के चेंज हो गए हैं। तो काफ़ी जो सीरियस यहाँ पर स्थिति श्रीलंका का पॉलिटिकल जो सेटअप है उसको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो इकोनॉमिक वर्सनिंग, जो इकोनॉमी के बुरे हालात भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी इन सब चीज़ों को एक साथ में लेकर चलना और पब्लिक को शांत करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा दिनेश गुणवर्धने के लिए। और जो वहाँ पर कैबिनेट थी, जो पुरानी कैबिनेट वहाँ पर राजपक्सा से पहले जो वहाँ पर गोटाबया की जो कैबिनेट थी उनके समय में जो कैबिनेट थी वो कैबिनेट ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ रखी गई है। उसमें पोर्टफोलियो में फिर भी जो कोई मिनिस्टर हैं उनमें चेंज की गई है, लेकिन ज़्यादातर जो है उन्हें सेम ही रखा गया है। तो इस प्रकार से दिनेश गुणवर्धने अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो बहुत ही डीप यहाँ पे बात की गई है वो सेक्स एजुकेशन को लेकर यहाँ पर की गई है। सेक्स एजुकेशन को जो बच्चों का जो स्कूल का करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस में यहाँ पर शामिल करने की बात जो है वो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर कही है कि आप क्यों ना ऐसे करिकुलम में शामिल करें और करिकुलम में शामिल करने के बाद में जो इस प्रकार की जो एजुकेशन है वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को दिया करें। बेसिकली जो ये डिसीजन जो हाई कोर्ट ने दिया है वो अभी एक 30 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ये डिसीजन दिया है। और ये जो सजेशन है वो भी इसी के रिगार्डिंग दिया गया है। 30 वीक की प्रेगनेंसी जो है वो एक माइनर की ये प्रेगनेंसी थी, इसी वजह से इसको टर्मिनेशन का जो है वो आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो माइनस होते हैं वो माइनस के केस में माइनस को ये जो है वो ध्यान नहीं होता है कि किस प्रकार से जो प्रेगनेंसी होती है, किस प्रकार से ये जो आगे जाके जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है। तो इसी के लिए जो बच्चों को इसमें एजुकेट करने की ज़रूरत है और एजुकेट करने के साथ साथ में उनके साथ में जब ये उम्र 15 से 20 साल तक की होती है तो उस समय पे उनसे बहुत ही सॉफ्टली और उन्हें एक एजुकेशन के रूप में सेक्स एजुकेशन को दिया जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इस चीज़ के क्या क्या कंसिक्वेंस जो हैं वो हो सकते हैं।
एक 23 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी है वो एक माइनर के हो जाना काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस बात है। इसके अलावा जो पोर्नोग्राफी है वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड भी यहाँ पर जो डिस्कशन है वो किया गया है। पोर्नोग्राफी आजकल इतनी इजीली अवेलेबल है और इतनी इजीली उसे जो बच्चे हैं वॉच कर लेते हैं कि जो मोबाइल है, मोबाइल आजकल बच्चों के हाथ में ही रहता है। और जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो अभी सिनेरियो चालू है कोविड-19 के बाद में, उसके बाद में तो मोबाइल जो है वो और भी ज़्यादा आम हो गया है यंग बच्चों के हाथ में और यंग बच्चों के पास में। तो इसी वजह से जो जुवेनाइल माइंड होता है वो उसमें जो डिफरेंस है वो नहीं कर पाता है और वो नहीं समझ पाते हैं कि ये किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसीलिए जो एजुकेशन का इस पर बहुत असर पड़ेगा अगर इन बच्चों को एजुकेट किया जाए और ये बताया जाए कि इंटरनेट का यूज़ केवल एसेंशियल चीज़ों के लिए ही किया जाना चाहिए। साथ में उनके ऊपर एक कड़ी निगाह भी रखने की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को भी ये जो अपना रोल है वो बखूबी निभाना होगा, तभी ये जाके जो स्थिति है वो सफल हो पाएगी। सिर्फ स्कूल में करिकुलम बनाने से या किसी और चीज़ से ये जो है वो इस गोल में सक्सेसफुल नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी जागरूक होना जरूरी है और अपने बच्चों से एक अच्छे पेरेंट्स की तरह, एक दोस्त की तरह बात करने पर ही इस सब्जेक्ट पर बात की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो लड़की है यहाँ पर जो जिसकी ये 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी थी, उसे शुरू में पता भी नहीं पड़ा था कि ये उसमें उसके अंदर एक नानी सी जाल पड़ रही है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले तो ही बढ़िया है। ऐसी स्थिति में अगर इस बच्चे को जन्म भी दिया जाए तो समाज में जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि इस बच्चे को जो पालना है वो आसान नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर इतनी कम उम्र में बच्चे को जन्म दिया जाए तो जो लड़की है, जो माता होती है, उसकी सेहत पर भी फर्क पड़ने की संभावना रहती है। और डिलीवरी से ज़्यादा जो ये संभावना रहती है वो अबॉर्शन में रहती है। अबॉर्शन में बॉडी और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से सेक्स एजुकेशन को जो अपने स्कूल के करिकुलम में शामिल करने की बात केरला हाई कोर्ट ने कही है, जो कि एक अच्छा स्टेप हो सकता है अगर जो नेशनली भी अगर इसे एडोर किया जाए और सभी स्टेट्स में इस जो करिकुलम को लागू किया जाए, जिससे कि आगे फायदा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी के समय पे जो राइस है उसकी बुआई का समय चल रहा है और राइस की बुआई के समय में जो अभी पंजाब है, उस पंजाब में अभी डीएसआर मेथड को यूज़ करने के लिए राइस की खेती में जो इंसेंटिव है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। इंसेंटिव दिया हुआ गया है 1500 रुपये पर हेक्टेयर का। इसके अलावा अन्य इंसेंटिव भी दिए गए हैं, एमएसपी भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बावजूद वहाँ पर जो डीएसआर टेक्निक है, डीएसआर टेक्निक का मतलब होता है डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। तो इसमें टेक्निक में जो यहाँ पर पहले तो जो राइस की खेती की जाती थी, सोइंग की जाती थी, उसमें पेडल का यूज़ किया जाता था, पेडल सोइंग की जाती थी और खुद जो उसमें जो मजदूर हैं वो भी काफ़ी यूज़ में लेने पड़ते थे, काफ़ी सारे मजदूरों का भी उसमें काम होता था। लेकिन डीएसआर जो टेक्निक है वो एक मशीन के जरिए की जाती है और मशीन के जरिए इसमें जो बीज है उसकी बुवाई भी हो जाती है। और दूसरा जो एक वीडी साइट, इसमें वीड को रिमूव करने के लिए एक यहाँ पर दवाई डालनी पड़ती है, वो दवाई भी इसके साथ साथ डल जाती है। तो इस प्रकार से जो दोनों काम है वो इसमें अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। और इसके साथ ही इसमें डीएसआर मेथड को यूज़ करने के लिए जो इंसेंटिव है वो भी 1500 रुपये का रखा गया है। इसके बावजूद भी पंजाब में जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको लोग छोड़ नहीं रहे हैं और जो इस बार जो डीएसआर टेक्निक का यूज़ किया गया है वो कम से कम 90% से 85% तक कम यूज़ किया गया है पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है और बताया गया है कि इसमें डिस्कस किया है कि जो डीएसआर टेक्निक है वो किस प्रकार से उपयोगी है और इसका क्या उपयोग है। चलिए देखते हैं इसमें और डिटेल एनालिसिस।
तो सबसे पहले तो जो डीएसआर टेक्निक है उसका उससे जो रिलेटेड टारगेट जो गवर्नमेंट ने रखे हैं वो टारगेट क्या क्या हैं। पंजाब में जो राइस है, जिसे पैडी या बासमती भी कहा जाता है, उसको कम से कम 30 लाख हेक्टेयर की जो खेती है वो यहाँ पर की जाती है। तो इतनी लंबी खेती यहाँ पर राइस की जाती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने टारगेट रखा है कि इस साल 12 लाख हेक्टेयर तो कम से कम हमारे को डीएसआर टेक्निक से शो करना है, जो जिसमें 29.64 लाख एकड़ इसमें सम्मिलित होता है, जिसमें कि पेडल जो फील्ड है उसमें इस जो डीएसआर है वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो पैडी नर्सरी है और फ्लड इरिगेशन की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो, इसके अलावा जो दूसरा एम इसमें रखा गया था वो डीएसआर जो नॉन बासमती जो पैडी है, जो नॉन बासमती जो धान जिसे कहा जाता है, उसकी क्रॉप को सो करने के लिए, उस क्रॉप की जो बुआई है उसको करने के लिए जून 1 से लेकर जून 15 तक का समय जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसी समय में जो नॉन बासमती राइस है, जो चावल है, उसकी खेती की जाती है। इसके अलावा जो बासमती चावल है, जो एरोमेटिक राइस जिसे कहा जाता है, उसकी खेती जो मिड जून और जो जून एंड है उसके मध्य में की जाती है। मतलब जून में ही इनकी खेती बेसिकली की जाती है। फर्स्ट जो हाफ होता है 1 से 15 समय का, 1 से 15 तारीख तक का, उसमें जो नॉन बासमती पैडी है वो लगाई जाती है। और 15 से लेकर 30 तक का जो समय होता है वो बासमती के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो दोनों फसलें हैं वो जून मंथ में लगा ली जाती हैं। डीएसआर की अगर यूज़ का अगर इसमें बात करें तो 20 मई तक का जो 20 मई से 10 जुलाई तक का जो डाटा अगर इसमें एस्टिमेट लगाएं तो लगभग 80,000 हेक्टेयर ही इसमें जो बुआई है वो डीएसआर मेथड से की गई है। लगभग 1.91 लाख हेक्टेयर जो है बुआई यहाँ पर सिर्फ डीएसआर मेथड से की गई है। आप देखिए टारगेट जो सरकार ने रखा है वो 29.64 लाख एकर्स का रखा है, और जबकि यहाँ पर लगभग लमसम अब अगर माने तो 2 लाख हेक्टेयर ही यहाँ पर कंप्लीट हो पाया है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो इस एरिया के साथ में जो डीएसआर है उसका 93.3% जो टारगेट रखा था उससे यहाँ पर डाउन जा रहा है। टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा अगर पिछले साल की तुलना में भी अगर हम बात करें, पिछले साल से भी अगर इसका कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर पाएंगे कि जो 85.7% जो डीएसआर मेथड से सोइंग पिछले साल हुई थी वो भी यहाँ पर कम है। पिछले साल जो डीएसआर मेथड का जो यूज़ किया गया था वो 5.6 लाख हेक्टेयर पर यूज़ किया गया था, और 13.88 लाख एकड़ पर जो है टोटल इसका यूज़ किया गया था डीएसआर मेथड का। तो इस प्रकार से जो डीएसआर का यूज़ किया गया था वो इसी साल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किया गया था पंजाब में। तो इस प्रकार से जो डीएसआर मेथड है वो इस बार लोगों ने कम यूज़ किया है। और एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट ये बात बताते हैं कि डीएसआर मेथड को जो यूज़ है वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि डीएसआर मेथड में जो 15 से 20% तक का जो वाटर है वो यहाँ पर सेव किया जा सकता है। तो ग्राउंड वाटर भी यहाँ पर सेव होता है, और उसके बाद में जो अन्य जो रिसोर्स हैं वाटर के उसमें भी यहाँ पर जो सेविंग है वाटर की जा सकती है डीएसआर मेथड से। इसके अलावा अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट जो हैं वो मिट्टी पर और फार्मर किस प्रकार की जो दवाइयां हैं उनको यूज़ करता है और सॉइल का क्या टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यील्ड जो होती है, पैदावार जो होती है, वो हर फार्मर की थोड़ी बहुत डिफरेंस के साथ में ही मिलती है। इसलिए जो इसका जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डीएसआर की वजह से लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई है कि इसकी वजह से जो पैदावार है वो कम आती है, जो कि कई कई किसानों को ऐसा देखने भी को भी मिला है। लाइट सॉइल जो होती है वो डीएसआर मेथड के लिए बुरी होती है। लाइट सॉइल में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, जबकि जो हैवी सॉइल होती है, हैवी सॉइल में डीएसआर मेथड जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से जो जिन किसानों के पास में हैवी सॉइल होगी वो हैवी सॉइल का उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया होगा, गुड रिजल्ट आया होगा। इसके विपरीत जिन लोगों के पास में बैड सॉइल होगी, जो लाइट सॉइल होगी, वहाँ पर उनका जो रिजल्ट है वो बुरा आया होगा। तो इस प्रकार से जो उनकी जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिली होगी। इसी वजह से जो वहाँ के किसान हैं वो इस वर्ष डीएसआर मेथड को यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा कतरा रहे हैं।
देखते हैं अगली न्यूज़ में दोस्तों। इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है उस उन्होंने ओपीएम की जो प्रोडक्शन है और प्रोसेसिंग है वो प्राइवेट लोगों को भी देने की बात इसमें यहाँ पर कही की है। प्राइवेट लोगों के द्वारा भी यहाँ पर जो ओपीएम का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग की जा सकती है। हालांकि जो पहले जब गवर्नमेंट ओपीएम की जो बुआई है वो लाइसेंस के तौर पर प्रोवाइड कराती थी, और जो इसका कंप्लीट वॉश जो है वो सरकार के द्वारा इस फसल पे किया जाता था, और जो भी इसमें पैदावार होती थी उसको जो प्रोसेस करने का काम है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता था। उसमें से जो एल्कलॉइड है वो निकालना और उसका जो यूज़ है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए करना। तो किस प्रकार से ये जो अभी नया जो रूल है ओपीएम को लेकर वो वर्क करेगा, और ओपीएम का क्या हमारे लाइफ स्टाइल में यूज़ है और किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस इस आर्टिकल में करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक यहाँ पर जो न्यूज़ है वो भी यहाँ पर चल रही थी। जो मूरी नाम से एक शब्द होता है, इसका यूज़ जो होता है वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। वेस्ट बंगाल में, हालांकि वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में ही ये न्यूज़ चली थी। इसमें जो हमारे जनरल जो हिंदी वर्ड है वो उसका मुरमुरे शब्द होता है। मुरमुरे जो चावल के पफ्ड जो राइस होता है उसे कहा जाता है, चावल आता है। तो उस पर भी जो जीएसटी है लगा दिया गया है। जो जीएसटी लगाने की वजह से अभी जो ममता बनर्जी जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो शो है वो किया था। एक रैली में उन्होंने जो निकाल के इस पफ्ड सीड को, जिसे मूरी वहाँ पर कहा जाता है और जनरल हिंदी भाषा में इसे मुरमुरे कहा जाता है, तो उसे यहाँ वहाँ पर निकाल कर इस बात को जो पब्लिक को बताया है कि अब इस पर भी जो वो टैक्स है वो पब्लिक को देना पड़ेगा। तो ये एक सिंगल वर्ड की लाइन यहाँ पर यूज़ की गई है। और मोदी जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट है, इसको पेपर में पूछा जा सकता है कि जीएसटी का जो क्राइटेरिया है वो किस पर लागू होता है, किस पर नहीं लागू होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं जो हमारा आर्टिकल है उसमें जो डिस्कस किया गया है वो इंडिया जो है वो हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, और प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ओपीएम की जो है वो अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी दी जा रही है। प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी यहाँ पर जो ओपीएम की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन दोनों यहाँ पर किया जा सकेगा। और सबसे पहले जो बजाज हेल्थ केयर है, उस बजाज हेल्थ केयर ने यहाँ पर जो कंपनी है उसने एक यहाँ पर टेंडर लिया है, और उस टेंडर के अकॉर्डिंग ही उन्हें जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी है उसकी स्ट्रॉ का यहाँ पर जो यूज़ है वो करेंगे, और जो एल्कोलाइड इसमें से ओपीएम में से निकलेंगे उसका जो यूज़ करेंगे वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के रूप में जो यहाँ पर यूज़ है वो किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के रूप में जो इसका यूज़ है वो मेडिसिन के लिए किया जाता है। बेसिकली पेन किलर जो होते हैं वो इसी सेगमेंट से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो कई कफ सिरप होती हैं वो कफ सिरप भी जो है वो ओपीएम से बनती हैं। तो इस प्रकार से जो ओपीएम का हमारे यहाँ पर यूज़ है वो मेडिसिनल पर्पस में ही किया जाता है। इसके अलावा जो उसका यूज़ है वो अदर जो डिफरेंट यूज़ इसका स्मोकिंग वगैरह और चीज़ों में जो करते हैं वो सारे जो सोर्स हैं वो इलीगल हैं। तो इस प्रकार से प्राइवेट प्लेयर्स भी अब जो है वो ओपीएम की खेती कर सकते हैं और उसे प्रोसेस कर सकते हैं। ओपीएम की खेती की हिस्ट्री क्या रही है उसे समझेंगे। जो इंडिया है, भारत है, उसमें पॉपी जो है वो 15 सेंचुरी से ही उगाई जा रही है। आप देखिए कितने पुराने समय से हम लोग जो अफीम है उसे उगा रहे हैं, और जो इसके मेरे ख्याल से मेडिसिनल, मुझे पक्का तो ध्यान नहीं है, लेकिन मेडिसिनल जो इसका यूज़ है वो अभी शुरू हुआ होगा। और जो पहले तो इसका यूज़ मेरे ख्याल में नशे के लिए ही इसका यूज़ होता होगा, या पुराने ज़माने में जो वैद्य थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो हो सकता है वो भी मेडिसिनल यूज़ करते हैं। और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो। 15 सेंचुरी में जो सबसे पहले जो ओपीएम है उसे इसका ग्रो किया गया था। 15वीं सदी में भी इसका यूज़ किया जाता था। इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जो इसकी मोनोपोली थी, सोल इसका जो लाइसेंस है कल्टीवेशन का ब्रिटिश राज के पास में था। और जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन पे था तो उस समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो
राइट है वो मिले थे, और गवर्नमेंट ने इसे कम्प्लीटली अपने अंडर में ले लिया था। 1873 का जो एक्ट आया था उसमें एक रूल बना के जो पॉपी की जो खेती थी उसे पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद में इसका जो कल्टीवेशन और जो ट्रेड था वो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, और इसकी जो एक्टिविटी थी उसे बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। जो कंट्रोल किया गया था वो ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट 1878 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग पहले जो इसके रूल चलाए जाते थे उसके अकॉर्डिंग इसे कंट्रोल किया गया था। लेकिन अब जो आज की तारीख में जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग को लेकर, वो नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है उस एक्ट के तहत चलाए जाते हैं, जिसे एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, और लगभग जो सारी नारकोटिक्स ड्रग हैं, जितने भी नारकोटिक ड्रग अवेलेबल है भारत में, उस नारकोटिक ड्रग पर जो है वो कंट्रोल इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से पुराने जो रूल्स थे वो ये रूल्स थे। इन रूल्स को आप ध्यान रखिएगा कि जो ओपीएम एक्ट 1857 में सबसे पहले बनाया गया था, फिर 1878 में इसे लाया गया। इसके बाद में जो डेंजरस ड्रग्स एक्ट है वो 1930 में बनाया गया। इसके बाद में आज की तारीख में जो वर्तमान में भारत में एनडीपीएस है वो इस तरीके के केसेस को देखता है। सोइंग की अगर बात करें तो इसकी बुआई जो है वो की जाती है। तो क्रॉप जो है वो लैंड पे यहाँ पर बुआई उसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस जगह को नोटिफाई किया हुआ हो। लैंड अगर नोटिफाई नहीं है, अगर सरकारी दस्तावेज में अगर आपकी ज़मीन पर जो अफीम है उसको उगाने की परमिशन अगर आपको नहीं मिली हुई है, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर आप अफीम अगर अपने खेत में उगाते हैं, चाहे वो कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, तो उसे इलीगल ही माना जाएगा। सरकार ने जो केंद्र सरकार है जो उन्होंने नोटिफाई कर रखे हैं, उन केवल 22 जिलों को ही नोटिफाई कर रखा है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान के जिले आते हैं। सिर्फ 22 जो जिले हैं उनको ही सिर्फ नोटिफाई कर रखा है अफीम की खेती करने के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस इशू करने के लिए जो रूल्स हैं उनका भी रिव्यू करती रहती है हर साल। और नए नए जो मान लीजिए कहते हैं कि यहाँ पर रूल बनने से पहले जो क्राइम जो करने का तरीका होता है वो लोग निकाल लेते हैं। तो इसी वजह से जो हर साल अगर मान लीजिए कोई ऐसा इश्यू आता है तो इन रूल्स को रिव्यू किया जाता है, और जो लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसे हर साल जो है वो अलग से अनाउंस किया जाता है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो कैपेसिटी होती है, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए लैंड के हिसाब से, यील्ड के हिसाब से, वो सारा एरिया यहाँ पर दिया जाता है। और सिंगल कल्टीवेटर जो है वो उसमें कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उसमें मिल सकता है उस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। जो डैमेज है उसे भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, उस लाइसेंस को प्रोवाइड करने से पहले ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा कल्टीवेशन जो होता है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो सैटेलाइट इमेज का यूज़ कर कर इस प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको यूज़ करती है। देखिए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का जो स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो इसमें लिया जाता है। सैटेलाइट से जो यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है, मॉनिटरिंग करने के लिए सैटेलाइट का इमेज का यूज़ किया जाता है कि कहाँ पर जो इसकी खेती है वो लीगल तरीके से हो रही है और कहीं कहाँ पर इलीगल तरीके से हो रही है। तो ओपीएम का जो प्रोडक्शन है वो कंट्री में करंटली गवर्नमेंट के अंडर में ही किया जाता है। और गवर्नमेंट ओपीएम और एल्कलॉइड फैक्ट्री जो है वो उसकी उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, गाजीपुर में है, मध्य प्रदेश के और नीमच में है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और मध्य प्रदेश के नीमच में है, दो जगह यहाँ पर इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगा रखी है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में इसे जो है प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेस करने के बाद में इसमें जो भी एल्कलॉइड्स निकलते हैं, जिसमें कि मॉर्फिन इम्पोर्टेंट है, कोडीन इम्पोर्टेंट है, हेबेन इम्पोर्टेंट है और ऑक्सीकोडोन इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली जो सारे जो नाम हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार का एल्कलॉइड है, किससे मिलता है और इसका क्या यूज़ है। तो ये चार जो एल्कलॉइड हैं वो इससे निकाले जाते हैं जिनका मेडिसिनल यूज़
किया जाता है। जो एक्सट्रैक्ट होता है जिसे कि पॉपी कहा जाता है, उसमें मॉर्फिन जो होता है वो एक पोटेंट पेन किलर होता है। मॉर्फिन का यूज़ जो है वो पेन किलर के रूप में किया जाता है, और जो इसका जो प्रेस्क्रिप्शन मेनली दिया जाता है वो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर वो मॉर्फिन है उसका यूज़ किया जाता है। और ओपीएम के जो प्रोडक्ट है कोडीन, उसका जो यूज़ किया जाता है वो कफ सप्रेशन में भी यूज़ किया जाता है। आजकल काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं उसमें इसे बैन किया है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है, या तो यूज़ किया जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। एक कई सारी जो कफ सिरप्स हैं वो पुराने समय में ऐसी चलती थी जिसमें इसका जो यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से किया जाता था कोडीन का, तो उनका जो यूज़ है वो पेशेंट तो कम करते थे, और जो नशे वाले जो लोग थे वो पूरी की पूरी बोतल ही एक साथ पी जाते थे। इस प्रकार से जो नशा है वो कफ सिरप से भी कर लेते थे। तो लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो दवाई है उस दवाई को भी नशे के रूप में यूज़ किया जाने लगा था, तो इसीलिए सरकार ने कई ऐसे ब्रांड थे जिनको बैन कर दिया था। उसके बाद में 12 जो कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उस 12 कंट्रीज़ में ही जो कल्टीवेशन है वो ओपीएम का लीगल है, और मेडिसिनल यूज़ के लिए ही सिर्फ इसका जो लाइसेंस है वो दिया जाता है, और किसी पर्पज़ के लिए जो लाइसेंस है वो नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से जो ओपीएम से लेकर जो डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर डिस्कस की गई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स जिनके लिए इसको जो अलाउ किया है कि किस प्रकार से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो टारगेट रखा है वो 6,000 मीट्रिक टन जो ओपीएम है उसका यहाँ पर प्रोडक्शन करना होगा। 6,000 मीट्रिक टन जो अनओपन पॉपी है उसके कैप्सूल है और ओपीएम गम है, उसको जो सरकार है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए इसमें अलाउ करेगी। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के रूप में इसे यूज़ किया जा सकता है, और 5 साल के लिए ये जो प्रोसेस है वो चलाया जाएगा। जो ये टेंडर है उसमें 6,000 मीट्रिक टन, जैसे अभी बजाज को ये टेंडर मिला है, तो बजाज को ये टेंडर मिला है तो 6,000 मीट्रिक टन तो इसमें अनओपन पॉपी कैप्सूल और ओपीएम गन प्रोड्यूस की जाएंगी, और इसका जो यूज़ है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल के लिए किया जाएगा, उसकी पर्पज़ के लिए किया जाएगा, और 5 साल तक के लिए ये जो टेंडर है वो वैलिड रहेगा। तो इस प्रकार से जो ओपीएम है वो प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनके द्वारा भी इसका प्रोडक्शन किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। तो ओपीएम से संबंधित जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर डिस्कस की गई है, इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो इसका प्राइवेट सेक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो इन्वॉल्वमेंट को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए भी जो एल्कलॉइड हैं जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए भी इनको प्रेरित किया जाएगा, और इसका जो इंपोर्ट है वो कम किया जाए। वो इसी वजह से यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये दिया गया है। ग्लोबल कल्टीवेटर्स जो हैं वो पॉपी के उसमें उनको इंडिया लाने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे कि जो इंडिया में यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इंडिया के द्वारा प्रोडक्शन किए जाने के बाद में भी, प्रोसेस किए जाने के बाद में भी, सिर्फ मेडिसिनल यूज़ के लिए ही हम यहाँ पर इसको उगाते हैं, लेकिन वो मेडिसिनल जो यूज़ है वो भी इसका प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता है। इसी वजह से इंडिया को जो मेडिसिनल यूज़ के लिए जो ओपीएम है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और पॉपी के जो सीड्स हैं वो भी हमें बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम खुद ही इस चीज़ की खेती करते हैं तो क्यों इंपोर्ट किया जाए, क्यों पैसा जो है वो बाहर भेजा जाए। तो इसी इंपोर्ट जो प्रोसेस है उसे कम करने के लिए इस प्रकार का जो स्टेप है वो उठाया गया है, और प्राइवेट प्लेयर्स को जो इसमें इंक्लूड किया गया है। बेसिकली जो मेडिसिनल यूज़ में जो भी ये ओपीएम यूज़ करते हैं उसका कमी का होना इसकी स्मगलिंग से रिलेटेड है। स्मगलिंग यहाँ पर इसकी की जाती है, तस्करी जो है वो यहाँ पर इसकी की जाती है। इसी वजह से जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिनल यूज़ के लिए हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट डिटेल इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ।
यहाँ पर हाल ही में एक महिला ने, जो अनमैरिड थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, ऐसी ये जो अनमैरिड महिला है, उन्होंने अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उस दिल्ली हाई कोर्ट में अबॉर्शन के लिए यहाँ पर पिटीशन लगाई थी। अबॉर्शन के लिए पिटीशन लगाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जो पिटीशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था, और कहा था कि जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस अभी यहाँ पर स्टैट्यूट में दिया गया है, नियमों में दिया गया है, वो सिर्फ डाइवोर्स के केस में और विडोहुड के केस में ही यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा जो अनमैरिड वुमेन है, उनके यहाँ पर उनके लिए अबॉर्शन का जो नियम है वो काम करता है, और वो अबॉर्शन का प्रोसेस है उसे नहीं करवा सकती हैं। तो इस प्रकार से जो ये इन्होंने यहाँ पर, इस महिला ने यहाँ पर पिटीशन लगाई थी, जिसका हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वापस से वो उस पिटीशन को लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया था, और ये आदेश भी दिया है कि 24 वीक में आप अबॉर्शन कर सकते हैं, और अनमैरिड जो वुमेन है उसे मना नहीं किया जा सकता। तो ये अबॉर्शन आप करवा सकते हैं। इसको लेकर इंडिया में क्या क्या अबॉर्शन को लेकर रूल्स हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अब इंडियन पेनल कोड का होता है, वो अबॉर्शन जो है वो किस प्रकार से इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। तो सेक्शन 312 जो आईपीसी का है 1980 का, उसमें इसे जो है वो एक अपराध माना गया है और अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मिसकैरेज करवाना जो है वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के कंसेंट से और कंसेंट के बिना या किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। बस इसी स्थिति में जो मिसकैरेज सॉरी जो है वो मिसकैरेज किया जा सकता है, जब उस वुमेन की, उस महिला की जिंदगी को किसी भी प्रकार का खतरा हो। तो ऐसे केस में ही जो है वो अबॉर्शन और जो किया जा सकता है, और इसमें कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई मान्य नहीं होता। वुमेन की जो इसमें इच्छा होती है उसका इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होता। बस ये देखा जाता है कि अगर डिलीवरी हो रही है तो उस डिलीवरी से महिला की जो लाइफ है उसको खतरा तो नहीं है, उसको डेंजर तो नहीं है। ऐसी अगर पोजीशन होती है तो ऐसी पोजीशन में जो यहाँ पर अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो फॉलो की जाता है, जिसमें भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनकी राय भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से सेक्शन 312 जो है वो आईपीसी का, उसमें इसकी व्याख्या की गई है। साथ ही 1971 का जो एमटीपी एक्ट है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहा जाता है, उसमें भी इसे लिबरलाइज किया गया है, और यह कहा गया है कि अबॉर्शन जो है वो रेस्ट्रिक्टिव क्रिमिनल प्रोविजन है, और इसके बाद में भी जो अनसेफ और डेंजरस मेथड जो टर्मिनेशन के हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के, उसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो सर्टेन पॉसिबिलिटीज़ है, सर्टेन जो पोजीशंस हैं, जो सर्टेन जो सिचुएशन है, उनमें ही इसको यूज़ किया जा सकता है। हर स्थिति में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जो एमटीपी एक्ट है वो ये आज़ादी देता है कि जो प्रेगनेंसी है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 2 स्टेजेस में जो है इस अबॉर्शन को कर सकते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, इनकी जो इच्छा से ही जो है वो आगे का स्टेप लगता है। तो पहली जो कंडीशन है, वो पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक तक की है, कंसेप्शन से अगर 12 वीक ही हुए हैं, तो डॉक्टर, एक सिंगल डॉक्टर की ओपिनियन, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, 12 वीक तक जो है वो सिंगल डॉक्टर की ओपिनियन को ही मान्यता दी गई है। सिंगल डॉक्टर की ओपिनियन से ही यहाँ पर अबॉर्शन किया जा सकता है। इसके बाद में 12 से 20 वीक तक का अगर यहाँ पर टाइम निकल गया है कंसेप्शन को, प्रेगनेंसी को 12 से 20 वीक हो गए हैं, मैक्सिमम जो है वो 20 वीक यहाँ पर रखे गए हैं, 20 सप्ताह अगर हो गए हैं, तो ऐसे में जो है वो 2 डॉक्टर का ओपिनियन यहाँ पर लिया जाता था। ये जो 2 डॉक्टर वाला जो ओपिनियन है वो पुराना जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग था। अभी इसे भी, अभी हाल ही में जब जो चेंजेस किए गए हैं उसमें इसे चेंज कर दिया गया है, और इसे भी जो है वो सिंगल डॉक्टर की ओपिनियन कर दिया गया है। तो सिंगल डॉक्टर की ओपिनियन से भी जो 20 हैं, 12 से 20 वीक हैं, उसमें जो मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो किया जा सकता है। अगर जो
कंटिन्यूअंस है प्रेगनेंसी का, वो अगर महिला की लाइफ पर अगर बन आता है, उससे महिला की लाइफ को प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो बच्चा होता है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इस प्रकार की नहीं होती है कि वो अपना सुचारू रूप से जीवन यापन कर सके। तो ऐसी स्थिति में इस सब्सटेंशियल रिस्क को देखते हुए जो चाइल्ड होता है उसे बॉर्न होने से रोका जाता है। और जो उसकी जो अबॉर्शन है, अबॉर्शन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर फॉलो की जाती है। तो इस प्रकार से जो दूसरे जो केस है उसमें इस प्रकार से जो अबॉर्शन है वो किया जाता है। वर्ष 2021 में जो है वो पार्लियामेंट ने इसमें लॉ में अमेंडमेंट किया था, और लॉ में अमेंडमेंट करके उन्होंने बोला था कि जो प्रेगनेंसी 20 वीक तक का जो हमने लॉ यहाँ पर बनाया था, 12 से 20 वीक तक का, उसमें जो सिंगल डॉक्टर है उसकी ओपिनियन ही यहाँ पर जरूरी है। तो इसको हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो चेंजेस किए गए हैं वर्ष 2021 में, उसमें सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन 20 वीक तक हो गया है। इसके बाद में 20 से 24 वीक तक अगर आप प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करवाना चाहते हैं, अबॉर्शन अगर करवाना चाहते हैं 24 वीक तक में, तो यहाँ पर पहले जो अबॉर्शन का प्रोसेस था वो 20 वीक तक ही होता था, 20 सप्ताह तक ही यहाँ पर जो अबॉर्शन है वो किया जाता था। जो सरकार ने इसे बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया है। 20 से 24 सप्ताह का जो यहाँ पर समय रखा गया है उसमें जो है वो 2 डॉक्टर का ओपिनियन यहाँ पर जरूरी रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो 3 टाइप के स्टेप यहाँ पर रखे गए हैं। एक तो स्टेप ये है कि 12 वीक अगर हुए हैं तो एक सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन यहाँ पर आपको चाहिए। इसके अलावा सेकंड पोजीशन ये रखी गई है कि 12 से जो 20 वीक तक का समय है, 20 सप्ताह तक का समय है, उसमें भी सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन आपको चाहिए। इसके अलावा जब 20 से 24 वीक तक का अगर समय हो गया है तो इसमें सिंगल डॉक्टर नहीं चलेगा और डबल डॉक्टर की इसमें ओपिनियन की आवश्यकता होगी। डबल डॉक्टर का जब यहाँ पर ओपिनियन प्राप्त होगा तभी जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो प्रेगनेंसी का किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसमें ये जो क्लॉज हैं टर्मिनेशन को लेकर दिए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो क्लॉज है उसकी अगर बात करें तो दूसरी कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया है जिन महिलाओं के साथ में कोई इशू रहा हुआ, किसी अनवांटेड तरीके से उनके जो प्रेगनेंसी है वो हो गई हो, तो उसमें 3B जो रूल है एमटीपी एक्ट का उसके अकॉर्डिंग इसमें जो ये जो पोजीशंस हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। और इन सिचुएशंस में अगर महिला है तो जो उसका मेडिकल टर्मिनेशन है वो प्रेगनेंसी का यहाँ पर किया जाता है। लेकिन वो भी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो 24 वीक्स का ही रखा गया है। 24 सप्ताह से यहाँ पर ज़्यादा का समय इन केसेस में भी नहीं होना चाहिए। 24 से पहले का अगर समय है तो उस स्थिति में यहाँ पर टर्मिनेशन किया जा सकता है। पहला जो केस है उसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट के द्वारा जो जैसे रेप या अन्य किसी इशू की वजह से यहाँ पर किसी महिला की जो प्रेगनेंसी हो गई हो तो ऐसे केसेस में उनका जो अबॉर्शन है वो किया जाता है। दूसरा जो केस है वो माइनर के केस में, माइनर किसी वजह से अगर प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका जो अबॉर्शन है वो किया जा सकता है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस अगर ऑनगोइंग प्रेगनेंसी में चेंज हो जाए, जिसमें कि या तो वो विधवा हो जाए या उनका तलाक हो जाए, इन दोनों सिचुएशन में ही अगर मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और ये दोनों सिचुएशन मीन टाइम में अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप जो अबॉर्शन है उसको करवा सकते हैं। इसके अलावा जो वुमेन है उसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल उसमें डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो उस बच्चे को पालने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में भी जो अबॉर्शन की जो यहाँ पर परमिशन दी जाती है। लेकिन जो फिजिकल डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है हमारा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पता किया जाता है कि जो डिसेबिलिटी है वो इस अकॉर्डिंग है कि नहीं है कि जो महिला है उसे प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन की इजाज़त यहाँ पर दिया जाए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई महिला ऐसी हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं, मेंटली इल हैं और मानसिक रूप से बीमार हैं और उनके साथ में किसी प्रकार की कोई जाति हो जाती है या मेंटल रिटार्डेशन की वजह से उनमें प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको जो अबॉर्शन की यहाँ पर परमिशन दी जाती है। इसके अलावा कोई अगर फीटल माल फॉर्मेशन हो, कोई बच्चे की जान को अगर उसकी लाइफ स्टाइल में सब्सटेंशियल रिस्क हो,
इनकैपेबिलिटी हो उसे प्रॉपर लाइफ जीने में, तो ऐसी स्थिति में भी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी को, एबनॉर्मलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो अबॉर्शन की परमिशन यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा जो महिला है, अगर उसकी, ये वाला जो क्लॉज है वो क्लॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर किसी महिला की कोई भी प्रेगनेंसी होती है तो ह्यूमैनिटेरियन अरेंजमेंट के तहत उसमें अगर मान लीजिए कोई भी डिजास्टर आ जाए, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाए, तो इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई हो, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन आप खुद ही डिसाइड कर लें कि मेरी तो इमरजेंसी है, मुझे ये ऐसा प्रोसेस करवाना है, तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो इमरजेंसी और डिजास्टर घोषित किए जाएंगे उनमें ही ये क्लॉज लागू होगा, और ऐसी ऐसी सिचुएशन में भी जो अबॉर्शन है उसकी परमिशन यहाँ पर दी जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लॉज है यहाँ पर, इमरजेंसी सिचुएशन में भी टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर कुछ नियम हमारे यहाँ पर लिए गए हैं, और उन नियमों का जो डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, इन डिटेल डिस्कशन को आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अभी कुछ समय पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल हैं, वाइल्ड लाइफ के एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल जिन्हें कहा जाता है, उनके ट्रांसलोकेशन को यहाँ पे अलाउ किया था। और ट्रांसलोकेशन करने के बाद में जो चीता हैं जो भारत से लुप्त हो चुके हैं काफ़ी समय पहले, उन चीता के ट्रांसलोकेशन का ये परमिशन है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर भारत में जो है वो चीता, उनका ट्रांसलोकेशन किया जाएगा, री इंट्रोड्यूस इन्हें यहाँ पर किया जाएगा। तो किस प्रकार से ये सारा प्रोसेस होगा और किस प्रकार से ये चीता से संबंधित जितने भी कंप्लीट डिटेल है उसका यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन इस आर्टिकल में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्शन प्लान है चीता को भारत में लाने के लिए वो किस प्रकार से यहाँ पर इसको फॉर्म किया गया है। उसमें सबसे पहले जो एक्शन प्लान है वो 19वीं जो एनटीसीए की मीटिंग हुई थी उसमें इसे रखा गया था। एनटीसीए का मतलब होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी की जो 19वीं मीटिंग हुई थी उसमें चीता को री इंट्रोड्यूस करने की बात सबसे पहले कही गई थी। और जो एनटीसीए है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसमें जो भी डिस्कशन होता है, जो भी ये रूल बनाते हैं उसमें इस फॉलो जो है वो किया जाता है जनरली। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये कार्य करती है। तो ध्यान में रखिएगा जो एनटीसीए है, जो अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो है वो एक स्टैट्यूटरी वैधानिक संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर ये कार्य करती है। इसके बाद में जो चीता है उसकी जो री इंट्रोड्यूस यहाँ पर उसे किया जा रहा है, उसके लिए जो एरिया है वहाँ पर रहने के लिए कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग, हंटिंग और डिमिनिशिंग हैबिटेट जो है वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। और जो उसके फिर प्रे हैं, मतलब वो जिन लोगों का शिकार करता है उसके जो शिकार हैं वो उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसमें कि ब्लैक बक हैं, गजेला है और हेयर है, यहाँ पर खरगोश हैं, उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। जो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। क्योंकि जो पहले जो एक्सटिंक्शन हुआ था 1952 में, जो एक्सटिंक्शन बताया गया था 1952 में, एक्सटिंक्शन की वजह, इसके लुप्त होने की वजह यही थी कि इसका जो शिकार है वो लुप्त हो गया था और इसका खुद का शिकार भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसी वजह से जो चीता है वो लुप्त हो गए थे। तो इसके बाद में जो ये इसका री इंट्रोड्यूस करने का, इसके पुनः स्थापन का जो कार्य है वो किया जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मदद से। ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये भी जो जानवर हैं उनसे रिलेटेड कार्य करती हैं, उनके संरक्षण के लिए और नेशनल लेवल पर कार्य करती हैं। तो ये दोनों संस्था भी जो हैं वो एनटीसीए के साथ में कार्य करेंगी। और 8 से 12 चीता जितने भी यहाँ पर परमिशन मिलती है, 8 से 12 जो चीता हैं लगभग, उन चीता को साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से यहाँ पर मंगाया जाएगा। तो इसके बाद में बोत्सवाना से आकर मंगाया जाएगा, क्योंकि इसी कारण से वहाँ से मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चीता की अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो यहाँ पर
बहुत ज़्यादा है। तो दो प्रकार के चीता यहाँ पर वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। एक तो अफ्रीकन चीता होते हैं और एक एशियाटिक चीता होते हैं। तो एशियाटिक चीता जो है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो ईरान में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, बाकी और जगह से ये खत्म हो गए हैं। तो इन्हें यहाँ पर बोत्सवाना से, नामीबिया से, अफ्रीका से 8 से 12 जो चीता हैं वो भारत लाए जाएंगे। भारत लाने के बाद में इन्हें कूनो पलपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर इन्हें रखा जाएगा, क्योंकि वहीं पर जो इनके लिए जो हैबिटेट है वो बेस्ट हैबिटेट यहाँ पर अवेलेबल है। और बेस्ट हैबिटेट यहाँ पर होने की वजह से इन्हें शुरू में यहीं पर रखा जाएगा। वहाँ पर इनके लिए शिकार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट जो लैंड एनिमल है, जो धरती पर जो सबसे तेज रफ्तार से जो चल सकता है, दौड़ सकता है, उसमें चीता को सबसे अव्वल माना जाता है। तो ये जो चीता है वो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। तो चीता से जो एक्शन प्लान जो इसका बनाया जा रहा है, उस एक्शन प्लान से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं, ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। आईयूसीएन जो स्टेटस है वो इसका एशियाटिक चीते का वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये अवेलेबल है। अवेलेबल होने की वजह से जो इनका जो स्टेटस है वो अभी वर्नेबल है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एशियाटिक चीता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अब ईरान में ही बचे हैं, उसके अलावा कहीं पर भी ये नहीं है, इसीलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफ्रीका में ये 6500 से 7000 तक की इनकी जो अभी तादाद है वो अवेलेबल है, जबकि 40 से 50 चीता जो हैं वो सिर्फ ईरान में ही पाए जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो ये साइज में बड़ा होता है एशियाटिक चीता से, और एशियाटिक चीता जो होता है इससे थोड़ा छोटा होता है। और छोटे होने की वजह से जो इसकी जो गर्दन है वो थोड़ी लंबी दिखाई देती है, और इसकी जो आंखें होती हैं वो साधारणतः सामान्यतः लाल ही होती हैं। और ये जो इनकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्ली की जैसी ज़्यादा होती है, बिल्ली की तरह इनकी जो अपीयरेंस है वो दिखाई देती है। तो इसी वजह से जो है ये साइज में छोटे होने की वजह से बिल्ली की तरह दिखाई देते हैं। तो ये जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से, इसमें जो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया गया है। साथ ही जो साइट्स का जो स्टेटस है वो साइट के स्टेटस में भी इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और इसे जो एशियाटिक लॉयन है उसे भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो साइट्स का जो स्टेटस है वो दोनों के लिए सेम है। साइट का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि साइट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। इसके बाद में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो एनटीसीए है, जो इस एक्शन प्लान को जिन्होंने बनाया है, वो एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर ये कार्य करती है। 2005 में इसे बनाया गया था। 2005 में इसे बनाया गया था क्योंकि जो टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया था, उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था कि जो एक इस प्रकार का जो एक अथॉरिटी है उसे बनाया जाना चाहिए। जो इसका जो फॉर्मेशन किया गया है एनटीसीए का, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जितने भी जो प्रोसेस होते हैं, जितने भी जो डिस्कशन होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। और 2006 में इसे अमेंड किया गया था, और टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जो पावर है वो एनटीसीए को प्रदान किए गए थे। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो अभी यहाँ पर चल रहा है, ऑन गोइंग है, और प्रोजेक्ट टाइगर ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। और जो अब टाइगर का जो नंबर है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 10 वर्षों की तुलना में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है इसके बारे में आपको पता है? इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर यह कार्य करता है, जिसमें कि जो सेंट्रल असिस्टेंस होता है टाइगर के स्टेट्स को लेकर और टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर, वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी नियुक्त किए हुए अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर दी जाती है। तो टाइगर का जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर देश में जो नंबर है वो 2967 टाइगर वाइल्ड में अवेलेबल हैं, जो कि जिसमें से जो आधे हैं वो मध्य प्रदेश और कर्नाटका में ही पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जो इनका प्रे है, जो इनका शिकार है, वो प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है। इसीलिए जो सबसे जो लंबी तादाद है वो यहाँ पर
बताई गई है। और ये जो तादाद है वो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है, 2018 की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 33% तक इंक्रीज हो गई थी लास्ट 2014 के सेंसस के हिसाब से। अभी लास्ट में ही इसका जो सेंसस किया गया था उसमें भी जो इंक्रीमेंट है वो टाइगर्स के नंबर में देखा गया था। तो इस प्रकार से एनटीसीए जो है वो एक स्टेचुटरी जो अथॉरिटी है, और ये अथॉरिटी जो है वो टाइगर कंजर्वेशन का भी कार्य करती है, साथ ही चीता से संबंधित जो भी एक्शन प्लान बनाया गया है उसको फॉलो करने का काम भी इसी को दिया जाएगा। तो जैसा कि इस एक्शन प्लान में आपको बताया था कि जो दो इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिलकर एनटीसीए की मदद करने वाले हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसे WII के नाम से लिखा जाता है। और ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही ये कार्य करता है। और जो इसका जो स्थापना किया गया था वो 1982 में किया गया था। इसका जो ऑफिस है वो देहरादून उत्तराखंड में अवेलेबल है और वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं, एकेडमिक कोर्स होते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च की एडवाइजरी और मैनेजमेंट से लेकर जो भी कार्य हैं वो यहाँ पर इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाते हैं। कुल मिलाकर वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उनका जो भी अरेंजमेंट है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो ही इस प्रकार के जो प्रोसेस है उनको फुलफिल करता है। तो देखते हैं कि जो एक्सटिंक्शन जो यहाँ पर हुआ था, जो विलुप्त यहाँ पर हो गए थे चीता, वो किस वजह से हो गए थे, जो मेन इसके जो कारण थे उसमें जो सबसे पहला कारण था वो हंटिंग। यहाँ पर मेन कारण था हंटिंग होती थी चीतास की। चीतास की हंटिंग होने की वजह से यहाँ पर उनका शिकार हो जाता था, और शिकार होने के बाद में उसे जो ये राजा महाराजा थे वो रॉयल जो इसके शिकार ज़्यादा होते थे, तो इस वजह से इसका जो है विलुप्त होने का मुख्य कारण है। इसके बाद में ब्रिटिश राज के समय में भी इसे जो है वो देखभाल नहीं मिलने की वजह से जो उस समय में भी जो राजा महाराजा थे वो इनका शिकार करते चले गए, और जो ब्रिटिश हैं वो बड़े जानवरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से भी जो चीता है उसके लुप्त होने में बहुत ही ज़्यादा इसको हेल्प मिली। और इंटरनेशनल ट्रेड में जब जो चीता है उसे यहाँ पर मारा जाता था तो उसकी जो खाल है और या अन्य चीज़ें हैं उनको यहाँ पर इंटरनेशनली जो है उसका ट्रेड किया जाता था। तो इस प्रकार से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर जो इसके विलुप्त होने का कारण बनी है। बेसिकली चीता और लेपर्ड में यहाँ पर बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ये दोनों एक ही जैसे हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर डिफरेंस हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जिनका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो बेसिकली जो यहाँ पर जो टीयर होते हैं वो चीता में ब्लैक टीयर होते हैं। आपने देखा होगा कि ये जस्ट जो इसका मुंह होता है उसके यहाँ पर ऐसे ब्लैक ब्लैक धारी होती है, ये यहाँ पर इसकी मान लीजिए नोज है, तो नो ऐसी ब्लैक धारी इसके सर से निकल कर यहाँ तक पूरे मुंह पर होती है। जबकि लेपर्ड होता है उसके मुंह पर कोई धारी नहीं होती है, ये फेयर जो कलर मिट्टी के जैसा कलर होता है उसके मिट्टी के जैसे कलर का ये यहाँ पर होता है और कोई धारी नहीं होती। ये इस लाइटर होता है और टॉल होता है, ये थोड़ा बल्की और स्ट्रांग होता है लेपर्ड। इसके बाद में ये कैट की शेप का होता है और ये भी जो है वो कैट की शेप का होता है। इसके बाद में जो ये शिकार करने का इसका जो तरीका होता है वो दिन में होता है, दिन में शिकार करता है, जबकि लेपर्ड जो होता है वो नाइट में शिकार करता है। जो प्रे होता है वो घास खाने वाले जानवर इसके ज़्यादा होते हैं, जबकि लेपर्ड होता है उसके जो शिकार होते हैं वो पेड़ों पर रहने वाले जीव ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो चीता की जो मेन खासियत होती है जिसकी वजह से ये शिकार करता है और उसमें सफलता हासिल करता है, उसमें स्पीड का बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है, जबकि इसके साथ में जो स्पीड का रोल नहीं होता है। इसके चीता के जो दांत और जॉज होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि जो लेपर्ड के दांत और जॉज होते हैं वो बड़े होते हैं। ये जो है वो हड्डियां तोड़ तोड़ के या हड्डियों का चूरा करके और उनको नहीं खाता है, जबकि ये जो लेपर्ड है वो हड्डियों का चूरा कर सकता है और हड्डियों का चूरा करके उनका उपयोग भी करता है। ये एक सोशल लाइफ जीता है, मतलब इसकी फैमिली भी हो सकती है और ये जो है वो एक ग्रुप में भी देखा जा सकता है। लेकिन जो लेपर्ड होता है वो सॉलिटरी
लिविंग में रहता है, अकेला ही ये हमेशा दिखाई देता है। जो चीता होता है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, इसे ध्यान में रखिएगा। चीता जो होता है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन जो लेपर्ड होता है वो पेड़ पर चढ़ सकता है, और टेनियो की वजह से जो इसके क्लॉज होते हैं उसके उसकी सहायता से चढ़ जाता है। जो चीता की जो स्पीड होती है, आप देखिए चीता की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चीता जो है वो रन कर सकता है, जबकि जो लेपर्ड होता है उसकी मात्र 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर एक चीता की होती है। तो इस प्रकार से चीता और जो लेपर्ड है वो यहाँ पर उसका जो डिस्टिंग्विश है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसका जो डिस्कशन है वो यहाँ पर किया गया है। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलती है, उस वाइल्ड लाइफ को अगर कोई प्रॉब्लम होती है वाइल्ड में या किसी अन्य सिनेरियो में प्रॉब्लम होती है, तो इन संस्थाओं के द्वारा उसे एक जो स्टेटस है वो स्टेटस प्रदान किया जाता है, जैसे कि IUCN का स्टेटस होता है और साइट्स का भी स्टेटस होता है। तो ये स्टेटस इनके द्वारा, संस्थाओं के द्वारा इनको प्रदान किए जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि जो स्थिति है इन जानवरों की वो कैसी है। तो किस प्रकार से कितने जो स्टेटस हैं वो प्रदान किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। सबसे पहले जो एक्सटिंक्ट है, जिसे EX से डिनोट किया जाता है, एक्सटिंक्ट होने का मतलब कोई भी जानवर के लिए एक्सटिंक्ट का अगर यूज़ किया जाता है तो वो विलुप्त हो चुका है, और जो अवेलेबल जो नॉन इंडिविजुअल उसका कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है। दूसरा इसी का एक रूप होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब होता है कि जो अपनी जो हिस्टोरिक रेंज है उसकी, मतलब मान लीजिए किसी एरिया में यहाँ पर 500 जो कोई भी जानवर यहाँ पर होते थे, उन 500 जानवरों की बजाय वहाँ पर सिर्फ अब 50 जानवर ही रह गए हैं। तो अपनी जो नेचुरलाइज जो पॉपुलेशन है, जो हिस्टोरिक उसकी रेंज थी कि यहाँ पर इतने तो जानवर हमेशा रहते ही थे, उससे अगर मान लीजिए काफ़ी गुना अगर उसमें कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उसे स्टेटस दिया जाता है वो एक्सटेंट इन द वाइल्ड कहा जाता है। मतलब वाइल्ड से जो उसकी पॉपुलेशन है वो लमसम खत्म ही हो गई है। इसके अलावा तीसरा जो स्टेटस है वो दिया जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो जानवर है वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है, एक्सटेंट होने के कगार पर है, विलुप्त तो होने के कगार पर ही ये जानवर है, उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है। इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पेसीज होती है जो कि इसका इनका भी एक्सटेंशन होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा इनकी संभावना है कि ये भी धीरे धीरे वाइल्ड से विलुप्त हो जाएंगी। मगर अभी इनकी जो नंबर है वो हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन आने वाले समय में ये वाइल्ड ऐसे एक्सटेंट हो जाएंगे, वाइल्ड से विलुप्त हो जाएंगे, मतलब बहुत कम नंबर इनके रह जाएंगे। इसके अलावा वल्नरेबल होते हैं जो एंडेंजरमेंट की स्थिति में आने वाले होते हैं। मतलब ये जो होते हैं इनका नंबर अभी ठीक होता है, लेकिन लगातार इनका नंबर घट रहा होता है। ऐसी स्थिति में जो है वो वाइल्ड से इनका एक्सटिंक्शन होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जो अगला स्टेटस होता है वो नियर थ्रेटेंड होता है। नियर थ्रेटेंड का मतलब है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में जल्दी ही आने वाले हैं, जो इनका शिकार अगर मान लीजिए अभी ये बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अभी कैसी स्थिति कुछ ही समय में बन सकती है जिसमें कि ये एंडेंजर्ड जो लेवल है वो उसमें ये आ जाए। इसके बाद में लीस्ट कंसर्न होता है। लीस्ट कंसर्न ऐसी प्रजाति होती है, ऐसे जानवर हैं जिनका जो है रिस्क है वो बहुत ही कम होता है, इनको कोई भी रिस्क नहीं होता है, और इनका जो पर्याप्त मात्रा में ये हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इन जानवरों को और फ्लोरा और फ्यूना के लिए भी इसको यूज़ किया जा सके, इसी स्थिति में दोनों को लीस्ट कंसर्न का जो दर्जा है यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा डाटा डेफिशिएंट स्टेटस भी प्रोवाइड किया जाता है। जिन जानवरों का जो प्रॉपर जो इनफ डाटा है वो हमें अवेलेबल नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उसे DD का स्टेटस दिया जाता है, डाटा डेफिशिएंट कहा जाता है। इसके अलावा नॉट एवेल्यूएटेड भी स्टेटस कभी कभी मिल जाता है। कोई मान लीजिए कोई नई प्रजाति का जो जानवर है वो
मिल गया है, वो उसको फाउंड कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और उसका जो इवोल्यूशन है वो भी नहीं किया गया होता है कि ये किस प्रजाति से संबंधित रखता है और किस प्रजाति का ये जानवर हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसको जो दर्जा मिलता है वो नॉट इवेल्यूटेड का दर्जा मिलता है और उसे यहाँ पर एनी से डिनोट किया जाता है, जिससे कि भविष्य में उसका जो एवोल्यूशन है वो किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रकार से जो चीता है उसका जो एक्शन प्लान यहाँ पर उसे री इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। चीताओं से संबंधित, वाइल्ड लाइफ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उनका हमने डिस्कशन यहाँ पर किया है, और इसे आप ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं कि जो यहाँ पर मैप में आपको बताएं कि जो चीता यहाँ पर लाया जा रहा है वो चीता यहाँ से इन 3 कंट्रीज से इसे लाया जा रहा है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो आप ध्यान में रखिएगा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये तीनों अवेलेबल हैं और यहाँ से इसे लाया जाएगा। जो कूनो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखेंगे कि राजस्थान की बॉर्डर से थोड़ा ही पास है ये, और कोटा से इसकी जो काफ़ी कम डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है, जो यहाँ पर इसको यहाँ से लाया जाएगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो चीता है उनका ट्रांसपोर्ट करके इधर यहाँ पर लाया जाएगा। तो इतनी दूरी ये लोग यहाँ पर तय करेंगे और तय करने के बाद में इनको यहाँ पर रखा जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस में इनको यहाँ पर रखा जाएगा, जिसकी तैयारियां भी अभी जो सेंचुरी का जो स्टाफ है वो करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है उससे संबंधित जितनी भी बातें हो सकती थी उनका हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उन सब का हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे मणिपुरी डांस का, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है उन बातों को यहाँ पर देखते हैं। मणिपुरी डांस जो है वो माइथोलॉजिकल ओरिजिन इसका बताया जाता है, और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो भगवान शिव हैं और भगवान शिव और जो पार्वती हैं उनके साथ में जो इन्होंने डांस किया था उस डांस को यहाँ पर बताया जाता है कि उसे ही मणिपुरी डांस कहा जाता है। शिव और पार्वती का जो है वो यहाँ पर मणिपुर की वैली में उन्होंने डांस किया था गंधर्वों के साथ में। तो इसीलिए इसे जो डांस को एक सेलेस्टियल माइथोलॉजिकल इसका ओरिजिन बताया जाता है। उन्होंने जो डांस किया था वो मणिपुरी डांस ही था, और इस डांस के जो ट्रेसेस हैं वो ओरिजिन यहाँ पर बताए जाते हैं। और जो लाई हराउबा जो एक यहाँ पर फेस्टिवल है उस फेस्टिवल में भी इसका ओरिजिन बताया जाता है। तो लाई हरोबा जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल में भी इसकी जो काफ़ी सारी जो परफॉर्मेंस है वो दी जाती हैं, क्योंकि जो ओरिजिन है उसका यहीं से बताया जाता है। इसके बाद में कुछ समय बाद में जब समय बदला तो जो भगवान शिव और पार्वती का जो माइथोलॉजिकल जो एंगल था वो एंगल चेंज होके जो कृष्णा पे आ गया। अब जो यहाँ पर डांस में जो थीम इसमें बताई जाती है वो भगवान कृष्ण से संबंधित होती है, और जो ये इसका परफॉर्मेंस है वो मेनली जो है फीमेल्स के द्वारा ही किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो इसका जो परफॉर्मेंस है मेनली फीमेल्स के द्वारा ही किया जाता है। और मॉडर्न टाइम में राजा भागचंद्र जो है मणिपुर के 18वीं सदी में ये हुए थे, उन्होंने जो मणिपुरी डांस को वापस से जागृत किया। इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित किया जब उन्होंने शांति निकेतन का यहाँ पर स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना के बाद में ही यहाँ पर जो मणिपुरी डांस है वो पॉपुलर होने लगा। तो मणिपुरी डांस के कई फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। उन फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर्स है उसमें जो फेस होता है, इनका फेस हमेशा कवर रहता है। और एक ये जो आप देखेंगे ये जो एक थिन जाली सा है इनके आगे जो कवर इन्होंने किया हुआ है, इसी से ये जो है अपने फेस को हमेशा कवर रखते हैं। और इस कवर में ही वो जो होने की वजह से जो इनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है
वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेस फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हाथ का यहाँ पर मूवमेंट होता है, हाथ के द्वारा ये अपने जो गेस्चर हैं उन्हें देते हैं, हाव भाव जो हैं वो हाथ के द्वारा बताते हैं। और पाँव का जो होता है वो हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा जो मूवमेंट है वो पाँव का भी यहाँ पर होता है। इसके बाद में जो यहाँ जो डांस होता है वो डांस में तांडव और लास्य दोनों का ही यहाँ पर जो है वो भाग होता है, लेकिन लास्य जो है वो यहाँ पर इसमें जो एम्फेसिस होता है, जो मुख्य भाग होता है वो लास्य का ज़्यादा होता है, इसीलिए जो इसका परफॉर्मेंस है वो फीमेल्स के द्वारा, महिलाओं के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसकी जो विशेषता है वो ये यही है कि जो तांडव और लास्य यहाँ पर दोनों लिए जाते हैं। और अगर फिजिकल अपीयरेंस में देखा जाए तो इस प्रकार की जाली ये है यहाँ पर, इसे ये यूज़ करते हैं। और नीचे भी आप देखेंगे कि इस प्रकार का ये एक घेरदार फ्रॉक जैसा है, इसे ये यूज़ करते हैं। ये भी यहाँ के जो मणिपुर डांस के ट्रेडिशन में इसे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा ये लॉन्ग स्कर्ट की हमने बात बताई है, लॉन्ग स्कर्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रेसियस मूवमेंट होते हैं वो इनके हाथ और नी की वजह से ही होते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो ये पूरा ढका हुआ है, जो इनकी जो ये नी से नीचे का जो पार्ट है वही यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसी की मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। और फेस का एक्सप्रेशन बहुत कम होता है, हाथ का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है। नागाबंधा जो मुद्रा होती है, नागबंध मुद्रा होती है, उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इस नागबंध मुद्रा में इस प्रकार से कर्व बनाए जाते हैं जो कि 8 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्यूमेरिकल 8 होता है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोस्चर है उसे इसमें माना जाता है, और माना जाता है कि जो कृष्ण और राधा की जो रास लीला है उनका यहाँ पर इसमें परफॉर्मेंस किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो नागबंध मुद्रा है उसका यूज़ मणिपुरी डांस में किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है उसमें ड्रम पंग का यूज़ इसमें किया जाता है रिसाइटल के लिए, बजाने के लिए। और फ्लूट और खरताल्स जो होते हैं उनका भी इसमें उपयोग किया जाता है, ढोल का भी इसमें अ, उपयोग किया जाता है म्यूजिक निकालने के लिए। जो रिसाइटल है उसको पूरा करने के लिए तो यहाँ पर ड्रम और पंख का यूज़ किया जाता है, और साथ ही जो म्यूजिक है उसके लिए खैरतल्स का, ढोल्स का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मणिपुरी डांस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर भी कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए। अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो भी यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो ये लेक्चर है इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर कर भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।